हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ भूगोल की जो हमारी तैयारी चल रही है ऑब्जेक्टिव की, उसका ये अंतिम वीडियो रहेगा। और इसमें हम जितनी भी हमारी यूनिट अध्याय बच गए हैं उनके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा ही देखना है क्योंकि कल आपकी एग्जाम है। तो देखिए, पहला है बस्तियाँ क्या है। तो देखिए, बस्तियां बोलते हैं हम घरों के समूह को, तो पहला वाला आ जाएगा घरों का समूह। अगला प्रश्न है, किसी तालाब या झील के चारों ओर विकसित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती है। यानी कि तालाब और झील के आसपास जो बस्तियां विकसित हो जाती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो वृत्ताकार होती है। वृत्त मतलब कि गोला। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय, पठारी तथा उच्च भूमि के क्षेत्रों में पाई जाने वाली बस्तियां किस प्रारूप की होती है। तो देखिए, उनका जो प्रारूप होता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो बस्तियां होती है उनको जो उनका जो प्रारूप होता है उसको हम बोलते हैं प्रकीर्ण। ठीक है, तो तीसरे का गा, प्रकीर्ण। चौथा प्रश्न है कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। यानी कि भारत में अगर किसी बस्ती को हम नगर कहना चाहते हैं तो कम से कम उसकी जनसंख्या होनी चाहिए 5,000। ठीक है, तो चौथे का खा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां नदी या नहर के किनारे होती है। देखिए, नदी नहर बिल्कुल सीधी होती है, तो हम कह सकते हैं कि रेखीय प्रकार की जो बस्तियां देखने को मिल सकती है। ठीक है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया होती है। तो देखिए, प्राथमिक प्राथमिक मतलब जो जंगलों से खेतों से जो हम सामान प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्रिया में आता है। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो देखिए, सिंधु घाटी में जो हड़प्पा जो नगर था वो बिल्कुल नगरीय बस्ती थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी आ जाएगा इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। मिलियन सिटी मतलब जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है। ठीक है, मिलियन मतलब कि 10 लाख। तो देखिए, इसका सही आंसर रहेगा का वाला। 40 ऐसी सिटी थी भारत में 2006 के प्रारंभ में जो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा थी। अगला है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन आवश्यक है। यानी कि अगर कोई विकासशील देश है तो वहाँ की जो जनसंख्या अगर उसका विकास करना है तो क्या चाहिए, सबसे प्रमुख संसाधन वो है वित्तीय संसाधन, मतलब पैसे चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, आयात और निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, व्यापार संतुलन। ठीक है, पहले वाला आ जाएगा इसमें व्यापार संतुलन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सबसे कम प्रभाव होता है। यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप इन चारों में से जहां पर विश्व व्यापार सबसे कम होता है। तो अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका एक गरीब देश है, गरीब महाद्वीप है। ठीक है। फिर अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो सभी को पता होगा जेनेवा में है। ठीक है। फिर अगला है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो फुल फॉर्म ही होगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रादेशिक समूह की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में। ठीक है, सन 2006। अगला है कि संसार के अधिकतम महान पत्तन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो देखिए, जो सबसे महान पत्तन है उनको हम कहते हैं विस्तृत पत्तन। क्या बोलते हैं, विस्तृत पत्तन। अगला है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। यानी कि इन चारों महाद्वीप में से कौन सा महाद्वीप है जहां पर विश्व व्यापार सर्वाधिक होता है। तो वो है यूरोप। आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा विकसित देश कहीं अगर हैं तो वो यूरोप में है। अगला है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। ओपेक मतलब ये जो तेल वाले जो देश हैं, तो उस देश का नाम है वेनेजुएला। ठीक है, जो तेल निर्यात करते हैं बाकी देशों को।
फिर अगला है निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। अभी हमने देखा साफ्टा, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। साउथ एशियन मतलब दक्षिणी एशिया, और दक्षिणी एशिया का सबसे प्रमुख देश कौन सा है, भारत है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा साफ्टा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला अध्याय है हमारा तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, और इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तृतीयक पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो व्यापार जो होता है वो तृतीयक क्रियाकलाप में आता है, ठीक है। फिर अगला है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीयक का नहीं है ये पूछा है। तो मछली पकड़ना जो होता है वो द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक क्रियाओं में आता है, ठीक है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो देखिए जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी मतलब कि सर्विस, सर्विस मतलब कि सेवा, तो हम जाएंगे घा वाले पर, क्योंकि ये जो 4 बड़े महानगर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से लोग रहते हैं, नौकरी पेशा लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि वे काम जिनमें उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे कामों को हम बोलते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप, ठीक है, चतुर्थक क्रियाकलाप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो देखिए विश्वविद्यालयीन जो अध्यापन होता है वो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित होता है। फिर अगला है निम्न में से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा, फिर से वही पूछा है। तो देखिए इसका उत्तर भी हो जाएगा विश्वविद्यालयी शिक्षा, ठीक है। और ये जो बाकी जो 3 दिए गए हैं ना, ये तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। फिर अगला है कार्यों में सुधार व लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी संस्था को काम सौंपना है, क्या कहलाता है वो, तो वो कहलाता है बाह्य स्त्रोतन, गा वाला, 7वें का आ जाएगा गा, ठीक है। उसके बाद अगला है बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप किन देशों में कॉल सेंटर खुले हैं। तो देखिए भारत में, फिलीपींस में या पूर्वी यूरोप के देशों में, तो ये सारे आ जाएंगे, तो इन सभी में, ठीक है। अब अगला हमारा अध्याय है द्वितीय क्रियाएं, और पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि वे क्रियाएं जिनके अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान बनाते हैं क्या कहलाती हैं। तो देखिए प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को अगर आप अधिक मूल्यवान बनाते हो तो वो कहलाती है द्वितीय क्रियाएं। तो इसमें आ जाएगा खा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। तो देखिए लौह इस्पात जो उद्योग है वो टोटली खनिज आधारित उद्योग है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा तीसरा, वे उद्योग जिनके अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके घरों में किया जाता है, घरों में जो हम निर्माण करते हैं उनको बोलते हैं हम कुटीर उद्योग, ठीक है। तो खा कुटीर उद्योग। अब अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। तो लौह इस्पात का जो उद्योग होता है ना उसको आधारभूत उद्योग बोलते हैं। अगला है स्वच्छंद उद्योग की विशेषता। स्वच्छंद का मतलब होता है कि भाई कहीं पर भी जो स्थापना कर ले, तो हम कहेंगे कहीं भी स्थापना, ये विशेषता है इसकी। फिर अगला है सिलिकॉन सिटी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सिलिकॉन मतलब कि सॉफ्टवेयर उद्योग। फिर अगला है निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत मतलब पूंजीवाद। फिर अगला है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो वो है आधारभूत उद्योग, ठीक है। फिर अगला है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो देखिए सबसे सही मेल जो खाता है वो है लौह इस्पात उद्योग और पिट्सबर्ग। तो हम जाएंगे घा वाले पर, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग और पिट्सबर्ग सामने। अब अगला हमारा जो अध्याय है वो है प्राथमिक क्रियाएं, और इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण रोपते किसको नहीं है, गेहूं को, ठीक है। तो गेहूं आ जाएगा। फिर अगला है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो डेनमार्क में जो है सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। फिर अगला है फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो पुष्पोत्पादन कहलाती है, ठीक है, पुष्प का उत्पादन।
फिर अगला है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा रोपण कृषि। क्या रहेगा? रोपण कृषि का जो विकास है यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया। फिर अगला है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो देखिए अमेजन जो बेसिन है, अमेजन नदी के आसपास, वहाँ पर वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जा सकती है। फिर अगला है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो वह है भूमध्य सागरीय कृषि, जहाँ अंगूर बोए जाते हैं। ठीक है। फिर अगला है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो आदिकालीन निर्वाहक जो कृषि है वो इसी प्रकार का एक प्रकार है। ठीक है, कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। अब आगे है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो देखिए जो मिश्रित जो कृषि है वो एकल कृषि नहीं है, तो खा वाला। ठीक है। अब देखिए अगला हमारा अध्याय है जनसंख्या संगठन, और इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अर्जक वर्ग है? तो जो प्रौढ़ आयु वर्ग है ये उसी का नाम है। फिर अगला है, गर्भधारण के समय मिलने वाले लिंगानुपात को कहा जाता है? तो उसको प्राथमिक लिंगानुपात कहा जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो उसका कारण है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब काम करने वाली जनसंख्या किस उम्र की होती है? तो 15 से 59। ठीक है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लातविया वो देश है। फिर आगे है कि निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो देखिए जो संचार है वो प्राथमिक क्रिया नहीं होती है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित नहीं करता है? तो देखिए प्रजननशीलता जो है वो जनसंख्या संगठन को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है। अब अगला हमारा अध्याय है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। देखिए पहला है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो आप सभी को पता है चीन है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप अगर कोई सा है तो वो एशिया महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? तो न्यूजीलैंड, जहाँ पर जनसंख्या स्थिर है बिल्कुल। फिर आगे, किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है? तो उस विद्वान का नाम है थॉमस माल्थस। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक मतलब अभी जो वृद्धि हो रही है वो सर्वाधिक है, तो वो अफ्रीका है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें भारत भी आता है। विरल जनसंख्या नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है कि वे कारण जिनकी वजह से लोग स्थान छोड़ देते हैं। तो देखो जल अभाव के कारण भी लोग स्थान छोड़ देते हैं, बेरोजगारी के कारण भी स्थान छोड़ देते हैं, महामारियों के कारण भी स्थान छोड़ देते हैं। केवल किस कारण से नहीं छोड़ते हैं? चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है। अब देखिए हमारा अंतिम अध्याय यानी कि हमारे भूगोल का पहला अध्याय, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। देखिए पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो उनका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। फिर अगला है, कुमारी E.C. सैंपल है कहाँ की भूगोलवेत्ता है? तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। ठीक है। फिर अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो देखिए चौथा वाला देखिए, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखिए चंद्रमा में जो चट्टानी पदार्थों के नमूने वो उसका भूगोल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भूगोल मतलब धरती की बात हो रही है, वो चंद्रमा की बात आ गई इसमें।
फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, और इस तरह से हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।